कहानी के तत्वों की विवेचना कीजिए। कहानी के सृजन विषयक तत्वों के संबंध में कथा साहित्य के आचार्यों में मत भिन्नता है। भारतीय मनीषियों ने काव्य के भेद करते समय दृश्य और श्रव्य नाम से काव्य रूपों का विवेचन करते हुए वस्तु, नेता और रस की आवश्यकता का अनुभव किया था। निसंदेह वह तीनों ही आवश्यक तत्व हैं। पाश्चात्य विचारकों ने तत्वों पर विचार किया है: कथानक, चरित्र, कथोपकथन, वातावरण, भाषा, शैली तथा उद्देश्य। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ जो है चल रही है और आशा है आप लोगों को ये जो है पसंद आएगी मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है ना? ठीक है। अब ये देखिए, किंतु अब अधिकतम विद्वान इन तत्वों की उपयुक्तता को महत्व देते हैं। इसके साथ ही वर्तमान चिंतन की दृष्टि से युग बोध या भावबोध की दृष्टि से भी ये तत्व विशेष महत्व देने लगे हैं। कहानी के निम्नलिखित तत्व स्वीकार किए जाते हैं। कौन कौन से? देखिए, कुल मिला के 7 है। शीर्षक, कथावस्तु, कथोपकथन और उसके बाद भाषा, शैली, उद्देश्य। क्या क्या? शीर्षक, कथावस्तु, कथोपकथन, भाषा, शैली, उद्देश्य। तो देखिए, शीर्षक क्या होता है? शीर्षक कहानी के संपूर्ण वैशिष्ट्य का पाठक के हृदय पर प्राथमिक अंकन शीर्षक द्वारा ही होता है। अतः उपयुक्त शीर्षक कहानी की सफलता का मार्ग प्रस्तुत करता है। ठीक है ना मेरे प्यारे मित्रों? तो ये देखिए अभी आगे। कहानी की कथा वस्तु के प्रति कौतूहल और जिज्ञासा से प्रवृत्त होने के लिए प्रभावशाली शीर्षक अपेक्षित है, किंतु शीर्षक कहानी के मूल्यांकन का आधार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि केवल अच्छा शीर्षक होना ही पर्याप्त नहीं है। शीर्षक के विषय में पाश्चात्य विद्वान चार्ल्स वेरेट ने कहा है कि शीर्षक विषय के अनुकूल, सुस्पष्ट, आकर्षक और नवीन तथा संक्षिप्त होना चाहिए। कहानी के शीर्षक स्थान, घटना, व्यंग्य, पात्रों के नाम, कालावधि, कहावत आदि कहानी के केंद्रीय भाव से स्पष्ट संबंध रखने वाले होते हैं और प्रायः कौतूहल, जिज्ञासा तथा कौतूहल से भरे हुए होते हैं, ठीक है, और अपने उद्देश्य में सफल होते हैं। आज का लेखक यथार्थ की भूमि पर विचारता है, अतः उसकी दृष्टि समाज, दीनहीन और सामान्य जनों पर पड़ती है। अतः शीर्षक की प्राचीन परंपराएं, जिनमें विशेष का ही अवकाश नहीं रह गया है और कहानीकार अपनी कहानियों के शीर्षक अत्यधिक विचार करके अपनी रचना के गतिक्रम के अनुकूल ही रखते हैं, ठीक है। अब देखिए, सेकंड पॉइंट क्या आता है? कथा वस्तु। कहानी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कथा वस्तु है। कहानीकार क्या करता है? देखिए, कहानीकार अपने अनुभवों को, जीवन को देखी सुनी घटनाओं को, कार्य व्यापारों को अपने व्यक्तित्व से, वैशिष्ट्य के साथ, अपनी प्रतिभा से स्पृहणीय और गतिशील बनाकर पाठकों के सम्मुख कथात्मक रूप में प्रस्तुत करता है। कथा वस्तु कहानी का प्राण तत्व है और इसके बिना कहानी असंभव है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है, कहानी के लिए सबसे आवश्यक वस्तु क्या है? देखिए, कहानी के लिए सबसे आवश्यक वस्तु है घटना संबंधित कथानक का ऐसा प्रसार जो अपनी सीमा में एक प्रभावशाली और असाधारण जीवन कर्म पूरा व्यक्त कर दे। कथा वस्तु का विभाजन करने पर उसकी 3 स्थितियां मानी जा सकती हैं। देखिए, नंबर 1 है प्रारंभ, मध्य और अंत। घटनाओं का पूर्वाभास देते हुए कथानक को सुस्पष्ट और
एक सूत्रीय रख तथा चरम सीमा पर पहुंचकर उद्देश्य को स्पष्ट कर देना कहानी रचना की परंपरा रही है, किंतु कहानी के विकास के साथ साथ इस परंपरा में परिवर्तन होता गया है। आज का लेखक ऐसे रूढ़ संबंध अस्वीकार करता है। आज की कहानियों में प्रयोगात्मकता, बौद्धिकता, प्रतीकात्मक दृष्टि कोण, सामाजिक यथार्थ और कटु व्यंग्य, मनोवैज्ञानिक कुंठाओं तथा अन्य वैचारिक और विकासात्मक आधारों से संबंधित कथा वस्तु निरंतर विकास क्रम से कहानी क्षेत्र में आ रही है। एक श्रेष्ठ कथा वस्तु में मौलिकता, स्वाभाविक घटनाक्रम, संक्षिप्तता, प्रभावात्मकता और उत्सुकता का होना आवश्यक गुण माने जाते हैं। कहानी में कलात्मकता और उत्सुकता के आवश्यक गुणों के साथ आजकल नगर, बांध, कस्बाई मनोवृत्ति, आंचलिकता और व्यंग्यात्मक मनोवृत्ति की प्रधानता स्वीकार की जाने लगी है। कहानी में आरंभ से लेके अंत तक संतुलन होना आवश्यक है। चरम सीमा पहुंचकर कहानी का उद्देश्य स्पष्ट हो जाना और पाठक का उद्देश्य पर पहुंचना कहानी की सफलता है। अब देखिए थर्ड पॉइंट आया, देखिए क्या आया, चरित्र चित्रण। शीर्षक था, फिर कथा वस्तु हो गई, फिर अब आया चरित्र चित्रण। ठीक है, तो चरित्र चित्रण कथा वस्तु के उपरांत द्वितीय महत्वपूर्ण तत्व है चरित्रांकन या पात्र योजना। कहानीकार चरित्र चित्रण कथा वस्तु के उपरांत द्वितीय महत्वपूर्ण तत्व है चरित्रांकन या पात्र योजना। कहानीकार मानव जीवन की विविधताओं से परिपूर्ण स्थितियों का प्रदर्शन कथा वस्तु में अपने पात्रों के माध्यम से ही करता है तथा पाठक के मन में रीझ और खींच के आधार पर समय समय पर पात्रों में उसकी संवेदना भी सतत जागृत कराता है। कथानक में प्रारंभ से अंत तक फैले विविध पात्रों के चरित्रगत विकास का कहानी में महत्वपूर्ण स्थान होता है। सभी पात्र काल्पनिक होते हुए भी यथार्थ समाज के प्रतीत होकर पाठकों के आत्मीय हो जाते हैं। चरित्र चित्रण का कथानक के साथ संतुलन रखना भी आवश्यक है, क्योंकि कथा सूत्र पात्रों के जीवन का ही एक क्रम होता है। जहाँ चरित्र चित्रण के गुणों की बात है, पात्रों की संख्या सीमित होना, व्यावहारिकता, अनुकूलता, स्वाभाविकता, सजीवता और कलापूर्णता अच्छे चरित्र के गुण कहे जाते हैं। पात्रों में सुहृदयता, बौद्धिकता, मनोवैज्ञानिकता और अंतर्द्वंदात्मकता भी चरित्र चित्रण के कुशल निर्वाह के लिए अपेक्षित है। कहानीकार चरित्र चित्रण को कथन, विश्लेषण, स्वगत कथन, विवरण, परिचय, संवाद और संकेत आदि के द्वारा सफल बनाता है। चरित्रांकन कहानी का प्रधान तत्व है और प्रेमचंद काल से इस चरित्र चित्रण का विकास हुआ है और इसमें मनोविश्लेषण, बौद्धिकता, प्रतीकात्मकता, सांकेतिकता आदि आश्रय में पात्रों के चरित्र का उद्घाटन किया जाता है। अब देखिए है कथोपकथन। क्या है कथोपकथन? तो पात्रों के हृदयगत भावों को विवृत्ति तथा पात्रों के चरित्र चित्रण और कहानी के उद्देश्य के प्रति सजगता की ध्वन्यात्मक अभिव्यक्ति कहानी के कथोपकथन का संवाद द्वारा सहज में ही हो जाती है। कथोपकथन या संवादी कहानी का एक ऐसा तत्व है जिसमें पात्रों के पारस्परिक वार्तालाप द्वारा कहानी पाठकों को अपने पात्रों के चरित्रोद्घाटन तथा कथा विकास को एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचाता है। बाबू गुलाब राय ने कहानी के कथोपकथन के 3 कार्य बताए हैं। कहानी की कथा वस्तु के विकास और चरित्र चित्रण में योगदान नंबर 1 है कहानी में संक्षिप्तता और सजीवता का निर्माण, देशकाल का बोध। कथोपकथन द्वारा पात्रों की स्वभावगत विशेषताएं स्वतः ही प्रकट हो जाती हैं। कथानक, चरित्र चित्रण और लेखक के उद्देश्य की पूर्ति, इन तीनों के लिए कथोपकथन एक अच्छा माध्यम है। कथोपकथन की निजी विशेषताएं: पात्रानुकूलता, स्वभावानुकूलता और चरित्रोद्घाटन, संक्षिप्तता, सूचनात्मकता, सांकेतिकता,
मनोवैज्ञानिकता, बौद्धिकता, स्वाभाविकता आदि कथोपकथन की अन्य विशेषताएं हैं। अतः कथोपकथन अपनी संक्षिप्तता, उपयुक्तता, अनुकूलता, मर्मस्पर्शिता और प्रभावोत्पादकता द्वारा कहानी को सजीव और जीवंत बनाने में समर्थ है। देखिए, कथोपकथन का मतलब ये हो गया जो आपस में हम जो बातें करते हैं ना, अलग अलग जो सेंटेंस, एक मैं बोलूँगी तो दूसरा फिर सामने वाला बोलेगा, फिर उससे फिर से मैं बोलूँगी, तो इस तरीके से कहानी में बहुत सजीवता आ जाती है और संक्षेप में भी इंसान बहुत कुछ आप लोगों से कह पाता है कहानी के माध्यम से। तो अब आगे देखिए, भाषा शैली। तो अभिव्यक्ति का प्रधान माध्यम भाषा शैली है मेरे प्यारे बच्चों। यदि भाषा में प्रभाव, शक्ति और प्रवाहात्मकता है तो अभिव्यंजनों में यह कथन सफल है। कहानी की दृष्टि से भाषा में व्यवहारिकता, सरलता, स्वाभाविकता और सरसता होनी चाहिए, क्योंकि दुरूहता और अति चमत्कार प्रधानता या अलंकारिकता का प्रयोग कथानक की भावधारा को शिथिल बना देता है। भाषा में उपयुक्त संतुलन के लिए लोकोक्तियाँ और मुहावरों का प्रयोग शुद्धता, स्पष्टता, अलंकरण, चित्रात्मकता, स्वाभाविकता और भावात्मकता के साथ साथ प्रतीकात्मकता, व्यंग्यात्मकता और नाटकीयता आदि आवश्यक तत्व समझे जाते हैं। भाषा के साथ साथ शैली का अभिनय और सधा हुआ रूप भी कहानी में विशेष महत्व रखता है। सामान्य घटना को भी कहानीकार अपनी शैली के माध्यम से विशेष प्रभावशाली बना देता है। शैली का संबंध कहानी के सभी तत्वों से होता है, तभी शिल्प विधान से कहानी की सफलता सिद्ध होती है। अलंकारिकता, प्रतीकात्मकता, भावनात्मकता या भावात्मकता, प्रवाहात्मकता, व्यंग्यात्मकता आदि शैली के गुण हैं। कहीं कहीं आंचलिकता का प्रयोग शैली को अत्यधिक बल प्रदान करता है। देखिए, जैसे आपने दुलाई वाली बंग महिला की जो कहानी है उसमें आप देखेंगे कि दुलाई वाली जो शीर्षक है शीर्षक कितना अच्छा है और कैसे पता ही नहीं चलता कि वो दुलाई वाली जो है वो स्वयं उनके मित्र जिनका वो इंतज़ार कर रहे थे वही है। ठीक है, उसी तरह से आप देखेंगे उसने कहा था, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है कहानी, तो उसमें जो है पंजाबी भाषा का कितना प्रयोग किया गया है, जिसमें लिखा है मरन जोगी मरन क्या बोलते हैं जीते, क्या उसमें क्या है कि देखते नहीं हो रेशम का मेरा शालू। इस तरह से कई आंचलिक शब्दों का उसमें जो है प्रयोग किया गया है, तो ये बहुत ही आवश्यक है। अब देखिए, भाषा के साथ साथ शैली का अभिनय और सधा हुआ रूप भी कहानी में विशेष महत्व रखता है, ये तो आप लोग समझ ही गए हैं। इसके अतिरिक्त शैली के अन्य रूपों में वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक, आत्मकथात्मक, संस्मरणात्मक, नाटकीय, डायरी, पूर्वदीप्ति, चेतना प्रवाह, काव्यात्मक रूप भी मिलते हैं। शैली के माध्यम से कहानीकार अपने विचारों को पुष्ट करता है तथा उद्देश्य प्राप्ति करता है। आधुनिक काल में शैली कहानी कला का प्रभावात्मक अंक तो है, वह रचनाकार के व्यक्तित्व को भी प्रकाशित करती है। प्रारंभिक युग में कहानी में वर्णनात्मक शैली में प्रधानता होती थी, परंतु अब उसमें अनेक शैलीगत विशेषताएं आ गई हैं, जिसमें बौद्धिकता, प्रतीकात्मकता, मनोवैज्ञानिकता, व्यंग्यात्मकता, लोक कथात्मकता और आंचलिक विशेष महत्व की है। अंत में यह कहा जा सकता है कि भाषा शैली कहानी के प्रवाह और उद्देश्य की पूर्ति के महत्वपूर्ण साधन है। वर्तमान काल में लेखक क्षेत्रीय प्रयोगात्मक तथा भाषा शैली की अभिनव रूपात्मकता के साथ निरंतर नए नए कौशल के साथ भाषा अभिव्यक्ति कर रहा है। अब देखिए, आप आगे देख सकते हैं वातावरण। कथानक की घटनात्मक संरचना में यथार्थता और स्वाभाविकता लाने के लिए उपयुक्त वातावरण अथवा देशकाल का आयोजन अनिवार्य है। यदि वातावरण कहानियों में हुई घटनाओं के प्रतिकूल हो तो कहानी की सफलता संभव नहीं होती। देशकाल के माध्यम से ही कहानीकार अपनी युगीन परिस्थितियों की अभिव्यक्ति करता है। ऐतिहासिकता की सिद्धि के अतिरिक्त कहानीकार सामाजिक, राष्ट्रीय, राजनैतिक, बौद्धिक समस्याओं, सुधारों और परिवर्तित युग भेदों के माध्यम से अपनी कहानी में जनजीवन की विशद व्याख्या करता है। किंतु देशकाल और वातावरण कहानियों की घटनाओं के प्रतिकूल हो तो
कहानीकार तत्संबंधी विषय पर अनपेक्षित विस्तार करे तथा उद्देश्य के प्रति जागरूक न रहे तो उसे सफलता नहीं मिलती। ऐतिहासिक कहानियों में देश काल की अधिक अपेक्षा रहती है। जैसे कि उसने कहा था, मैं आप लोग जानते ही हैं कि कैसे विश्व युद्ध की घटना को आधार बनाकर वो कहानी जो है लिखी गई है। जो कहानी रचना का आधार वातावरण ही लेकर चले उसे वातावरण प्रधान कहानी कहा जाएगा। जैसे कि इंदुमती में आसपास जंगल का और किस तरह से जंगल में जब कन्या रहती है तो उसकी मनोदशा होती है तो उसका वर्णन किया गया है। उसने कहा था में भी किस तरीके से अच्छे से खंदकों में घुटनों तक पानी है, एक अंगीठी है ना, तो सबका वर्णन है। हिंदी प्रारंभ काल में वातावरण प्रधान रही है तथा उसमें समकालीन सामाजिक स्थितियों का चित्रण किया जाता रहा है। प्रेमचंद ने कहानी में मनोविज्ञान को स्पर्श देने का प्रयत्न कर उसे राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक वातावरण में लाकर खड़ा किया। पर प्रेमचंदोत्तर काल कहानी विविध क्षेत्रीय वातावरण से कथानक के औचित्य की सिद्धि में लग गई। आज कहानीकार यथार्थ वातावरण की सृष्टि के साथ बौद्धिकता और मनोवैज्ञानिकता के प्रति अधिक जागरूक है। आज तो वातावरण चित्रण में सूक्ष्मता, सांकेतिकता और प्रतीकात्मकता का समावेश हो गया। फिर भी सामान्यतः एक अच्छी कहानी के देशकाल या वातावरण के लिए यथार्थता, सूक्ष्मता, वास्तविकता, स्वाभाविकता और चित्रात्मकता होना आवश्यक है। अब आप देख सकते हैं जो 7वां और अंतिम भाग है वो है उद्देश्य। तो कहानी लिखते समय कहानीकार के मन में कहानी का एक निश्चित उद्देश्य निहित होता है। उद्देश्य कहानी का अत्यावश्यक तत्व है। कहानी के दूसरे तत्व इसकी ही पूर्ति करने से सक्रिय बनते हैं। बिना किसी उद्देश्य की कहानी कोई मूल्य नहीं रखती। इस संबंध में बाबू गुलाब राय का कहना है कि प्रत्येक कहानी में कोई उद्देश्य या लक्ष्य अवश्य रहता है। कहानी का ध्येय केवल मनोरंजन या लंबी रातों को काटकर छोटा करना नहीं, किंतु जीवन संबंधी कुछ तत्व देना या मानव मत का निकट परिचय कराना है। यह उद्देश्य अधिकांश में व्यंजित ही रहता है। अतः कहानी रचना के मूल में जो प्रेरणा रहती है वह उद्देश्य से ही सुस्थिर होती है। उपदेश, मनोरंजन, हास परिहास, कौतूहल, समस्याओं का चित्रण, यथार्थ दृष्टि, आदर्श स्थापन, दर्शन, मनोविज्ञान, प्रभाव, प्रचार आदि अनेक मान्यताओं को लेकर यह निश्चित उद्देश्य की पूर्ति कहानीकार करता है। प्रारंभ की कहानियों में उपदेशात्मकता और मनोरंजन करना ही मूल उद्देश्य रहा। फिर आदर्श, कौतूहल और समाज सुधार का युग आया। इसलिए उस युग की कहानियों के उद्देश्य पूर्ति में विभिन्न सामयिक विचारधाराओं का योग रहा। कालांतर में मनोविश्लेषण, राष्ट्रीय वैचारिक नवीनता, दर्शन, बौद्धिकता, मानवतावाद, प्रतिक्रियात्मक शिक्षा, धर्म, राजनीति आदि की समसामयिक परिस्थितियों आदि के उद्देश्यों का विकास हुआ। आज के युग में कहानीकार एक विशिष्ट उद्देश्य को लेकर कहानी का सृजन करता है और वह मानव जीवन के संघर्ष को यथार्थ परिस्थितियों के मध्य नवीनता का साक्ष्य लेकर चलता है तथा वह स्वयं विशेष दर्शन और आध्यात्मिकता से प्रभावित हो सकता है। समाज की विकृतियों और निरर्थक परंपराओं के प्रति क्रांति का इच्छुक भी होता है। अतः कहानी के माध्यम से समाज के सामने अपना उद्देश्य रखता है। निष्कर्ष रूप से कहें कि सभी तत्वों का विवेचन करने पर हमें यह ज्ञात होता है कि विभिन्न समय के कहानीकारों ने कहानी के तत्वों के विकासात्मक प्रयोजनों को आवश्यकताओं एवं रुचि के अनुसार ग्रहण किया है और सभी तत्वों को अपेक्षित महत्व प्रदान किया है। किंतु आधुनिक कहानीकार विशेष शास्त्रीय बंधनों को स्वीकार नहीं करता। वह आधुनिक भावबोध और युग बोध से नवीन दिशाओं को अपनी कहानी में लेकर आता है। ठीक है, अपनी अनुभूति को बड़ी प्रामाणिकता और ईमानदारी के साथ पाठकों के समक्ष रखता है। औद्योगिकरण और अस्थायी संस्कृति तथा क्षणबोध के चिंतन से भी कहानी को प्रभावित किया है। तो अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एग्ज़ाम में अब रह गए हैं बहुत ही थोड़े से दिन और जिन बच्चों तक पुस्तकों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है, समय की अनुपलब्धता है और साधन विहीन जो बच्चे हैं वहाँ तक यह वीडियो पहुँचे, ऐसा कार्य करें और कमेंट्स में लिखिए। धन्यवाद।
थैंक यू अब तक मेरे साथ बने रहने के लिए।